हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवेयरनेस एकेडमी। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है सीडीपी के क्वेश्चन के प्रैक्टिस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो पिछली ही स्लाइड की कंटिन्यूएशन में है ये क्वेश्चंस। छोटे छोटे शॉर्ट्स करके हम डाल रहे हैं सो दैट देखने में इजी रहे। उसके बाद एक 500 क्वेश्चंस की सीरीज भी आ रही है सीडीपी से रिलेटेड, तो उसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं आगे जाके। चलो सो स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमॉन्ग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस इज birth to adolescence. Sequence of development is: first one, sensory, concrete, abstract, abstract, sensory, concrete, concrete, abstract, sensory, abstract, concrete, sensory. पियाजे की स्टेजेस याद करो इसमें, कैसे होती है डेवलपमेंट। पहले सेंसरी, फिर कंक्रीट, देन एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर? आ रही है नॉलेज की एप्लीकेशन पढ़ने के बाद? ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बतानी थी। जो टाइप ऑफ डेवलपमेंट होती है, ठीक है, तो एक होती है सेफोकॉर्डल और दूसरी होती है प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो जहाँ हम बात करते हैं सेफोकॉर्डल की, सेफोकॉर्डल इज मोर, जैसे ये एक बच्चा है, ठीक है। ये बच्चा है, बच्चे की ग्रोथ कैसे होती है? पहले हेड की ग्रोथ होगी, फिर पैरों की ग्रोथ होगी, ठीक है। पहले हेड की, जैसे बच्चा है वो पहले सर उठाना सीखता है, फिर वो थोड़ा चलना सीखता है, फिर वो पैरों से थोड़ा डेवलप होता है, फिर वो उठना सीखता है। तो इन्फेंसी में जो आपका बढ़ने का तरीका होता है बच्चे का, वो क्या होता है? एक तरीके से सेफोकॉर्डल, क्योंकि पहले सर उठाना सीखता है, फिर ये वाली बॉडी उठाएगा, फिर ये वाली, एंड देन लेग्स के थ्रू खड़ा होना सीखता है। फिर हम बात करते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब क्या है कि जो इधर ग्रोथ है वो कैसे है? ऐसे हम इसे बोलते हैं, ऐसे। ठीक है? नहीं, ये है सेंटर टू हेड, ऐसे करके। मतलब अगर ये है तो इट शुड बी लाइक ऐसे, सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज। जैसे हैंड मूवमेंट्स वगैरह होती है ना, पहले हम हाथ नॉर्मल चलाना सीखते हैं, है ना। पहले हम हाथ नॉर्मल चलाना सीखते हैं, फिर हम फाइन मोटर स्किल सीखते हैं। पहले हम हाथ वहाँ तक पहुँचाना सीखेंगे, उसके बाद क्या सीखेंगे? चीज़ें उठाना सीखेंगे। तो ये बेसिकली कौन सी ग्रोथ होती है आपकी? प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो यही दो टाइप की ग्रोथ होती है। तो ऑल ओवर जो बॉडी की ग्रोथ होती है दैट इज सेफोकॉर्डल, ठीक है। जो पहले हेड उठाता है बच्चा, फिर पूरी बॉडी उठाना सीखता है धीरे धीरे, जो आपकी ऊपर से स्टार्ट होती है और नीचे खत्म होती है। देन प्रॉक्सिमोडिस्टल, जो आपकी इनवर्ट से बाहर की तरफ होती है, लेग मूवमेंट्स भी, है ना। पहले खड़ा होना सीखता है, फिर पैरों से ग्रिप बनाना सीखता है। उंगलियां ग्रिप के लिए होती है ना हमारी, तो वो चीज़ें सीखता है। क्लियर हो गया? दोनों ग्रोथ, वर्ड ही भारी हैं बस। चलो, सो individual differences in a progressive classroom should be treated as a hindrance to the process of learning, a failure on the part of teacher, criteria of making ability based group, or important for planning and teaching learning process. अब कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा होगा, सही है, हमारे आंसर सही है। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या है? अ हिंड्रेंस टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अगर हम इंडिविजुअल डिफरेंस को हिंड्रेंस समझ ले, चलो एक तरीके से हम ये मान ले कि हिंड्रेंस है भी, है ना। पर हिंड्रेंस कब है? जब आपकी टीचिंग जो है वो रिजिड है। अगर आपकी टीचिंग फ्लेक्सिबल है तो फिर वो हिंड्रेंस नहीं है, तो इसलिए हम उसे हिंड्रेंस नहीं मानेंगे। अगर हम हिंड्रेंस मानेंगे तो इट मीन्स कि हमारा टीचिंग का वे गलत है, रादर देन कि वो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो गलत है। क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो हर जगह होंगे ही होंगे, यू कांट डिनाई द फैक्ट, ठीक है। सो बेसिकली हिंड्रेंस हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। देन अ फेलियर एट द पार्ट ऑफ द टीचर, नो। क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, नो। एज आई नो, अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से हम एबिलिटी बेस्ड ग्रुप बनाएंगे तो क्या होगा? डिस्क्रिमिनेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल आप बना ही नहीं सकते, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस अगर आपने एक टैकल कर लिया तो दूसरा एक्ट करेगा, दूसरा टैकल कर लिया तो तीसरा एक्ट करेगा, क्योंकि वो सिंगल आपका नहीं होता, डिफरेंस हर एक तरीके का होता है। चलो, ये जो एबिलिटी ग्रुप है वैसे वो आईक्यू पे बेस्ड बनाए जाते हैं। अच्छा, एबिलिटी ग्रुप्स बेसिकली बनाए जाते हैं आईक्यू बेस्ड, ठीक है, क्लास में।
ठीक है। आईक्यू इन द सेंस कि मार्क्स देखते हैं, एकेडमिक अचीवमेंट देख सकते हैं। अब उसमें बेसिकली क्या होता है, एक होता है हेट्रोजेनस, एक होता है होमोजेनस। ठीक है, ये बनाए जाते हैं किस लिए, कि अगर क्लास में ज़्यादा लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम बनाते हैं कि कुछ अगर बिलो द आईक्यू लेवल है और कुछ अबव दैट है, मतलब नॉर्मल रेंज में आते हैं, तो उनके लिए हम एबिलिटी ग्रुपिंग करते हैं। हाँ, ये पूछ सकते हैं कि एबिलिटी ग्रुप कैसे यूज होता है, या हेट्रोजेनस एबिलिटी ग्रुप क्या होता है, होमोजेनस क्या होता है। हेट्रोजेनस वो होता है जब टीचर क्या करेगा, एक स्मार्ट स्टूडेंट को बाकी के सारे वैसे स्टूडेंट प्रोवाइड कर देगा जो बेसिकली क्या है, जिनका थोड़ा कम है। तो एबिलिटी ग्रुप में क्या होगा बेसिकली, कि एक होगा होमोजेनस, एक होगा हेट्रोजेनस। होमोजेनस में हम सेम आईक्यू वाले रखेंगे और उनको अलग से आप पढ़ा सकते हो। और एबिलिटी ग्रुप अगर हो हेट्रोजेनस होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, एक पर्सन में इंटेलिजेंट दे दिया, बाकी के थोड़े लोअर इंटेलिजेंस आईक्यू के दे दिए, तो उसमें बेसिकली आपका क्या फ़ायदा हो जाएगा, कि जो दूसरे वाला है वो पीयर टू पीयर लर्निंग में उन्हें हेल्प कर सकता है प्रोजेक्ट वगैरह बनाने में। ठीक है, और जो फर्स्ट वाला है वो क्यों हम यूज़ नहीं करते होमोजेनस, क्योंकि उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा हो सकता है। हाँ, क्योंकि हम ये कह देंगे ना, तुम तो, अरे तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुम तो डम हो। याद है स्कूल में पहले सेक्शंस बढ़ते थे, A B C, और मुझे पता नहीं ऐसा था या नहीं था, बट देर वॉज अ थिंग कि जो क्या कहते हैं आपकी ABC जो है उसमें A सेक्शन सबसे ज़्यादा स्मार्ट है और D सेक्शन सबसे ज़्यादा डम है ना, जितना पीछे सेक्शन उतना ज़्यादा डम, तो बेसिकली वो डिस्क्रिमिनेशन बना देता था। बट ऐसा नहीं था, वो हिट्रोजेनस ग्रुपिंग थी क्योंकि बच्चों को कम करना था एक सेक्शन में। ठीक है, चलो आगे चलें। चलो 13, इट इज़ एन इंक्लूसिव क्लासरूम, एम्फेसिस शुड बी ऑन। अगर हम एक इंक्लूसिव क्लासरूम की बात कर रहे हैं, इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होगा, जिसमें हम हर जगह के पर्सन को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल होंगे, अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस होंगे, सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर सोशल आइडेंटिटी, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। ऐसा जो अच्छा सा लग रहा है वो टिक कर देते हैं। अरे, चलो, मतलब याद नहीं है, याद नहीं है। हाँ, वेरी गुड। सो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल, अब अगर हम इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करें, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अगर हम गोल दे रहे हैं, तो अगेन क्या होगा, बाकी के लोग जो है वो पीछे रह जाएंगे, ठीक है, इंक्लूड नहीं हो पाएंगे। देन अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, इंक्लूसिव क्लासरूम किसके लिए है, ताकि हम लोगों का जो डिफरेंस है उन दोनों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को टैकल कर सकें। अगर हम अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, अनडिफरेंशिएटेड का मतलब सबको एक जैसा ही पढ़ा रहे हैं, तो क्या है, हम सेम तरीके से उन्हें पढ़ा रहे हैं। और अगर हम सेम तरीके से पढ़ा रहे हैं तो उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, हिंडर हो रहे हैं, हम उनको ध्यान में नहीं रख रहे। तो अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन जो है वो कभी भी आपका पार्ट नहीं हो सकते इंक्लूसिव क्लासरूम का। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस इज, ठीक है, तरीका जो उन्हें समझ में आता है उस हिसाब से उन्हें पढ़ाया जाए। सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर सोशल आइडेंटिटी, अगेन सोशल आइडेंटिटी के हिसाब से सेग्रीगेट कर दिया तो आपका क्या बन जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर, hence the fourth one will be the correct answer. According to the Rights of Person with Disabilities Act 2016, which of the following term is appropriate to use? Term की बात करेंगे, retarded student, handicapped student with physical disability, student with crippled body। ठीक है, कि इनकी वजह से जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है बढ़ता है, इन वर्ड्स की वजह से। कॉमन सेंस ज़्यादा ज़रूरी है, टेट के क्वेश्चंस के लिए कॉमन सेंस ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलो। In order to address the needs of students who are facing learning difficulties, a teacher should not, क्या नहीं करना चाहिए टीचर को, use multiple audio visual aid, use constructive pedagogical approaches, do individualized educational planning, practice rigid structure for pedagogy and assessment। क्या नहीं करना चाहिए, सारा पढ़ लो पहले फिर आंसर करना। ये है क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन क्या था कि क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। सो फर्स्ट वन इज यूज मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड्स। अब देखो इसमें हम बात कर लें उनकी जो लर्निंग डिफिकल्टीज को फेस कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या ना करें, ऑडियो विजुअल एड्स ऑब्वियसली यूज करनी चाहिए, सो दैट
जो लर्निंग है वो ईजी हो जाए डिसेबिलिटीज वाले लोगों के लिए। देन कंस्ट्रक्टिव पेडागोगिकल अप्रोचेज, कंस्ट्रक्टिव हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, वो हमेशा करनी ही करनी है कंस्ट्रक्टिव अप्रोचेज यूज, ठीक है। देन इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग, ठीक है, इंडिविजुअल के हिसाब से उन्हें पढ़ाया जाए। अगर हम ये भी यूज़ करें ना ऑडियो विजुअल एड्स भी, तो वो भी सेम है, ठीक है। तो प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर्स फॉर पेडागॉगी एंड असेसमेंट, ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए कि हम एक ही चीज़ से एक ही तरीके से उन्हें पढ़ा रहे हैं और एक ही तरीके से हम उनका क्या कर रहे हैं, असेसमेंट या इवेलुएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम नहीं करेंगे, तो हेंस ऊपर वाले तीनों करेक्ट है, ये वाला गलत। चलो, डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का सबसे पहला प्राइमरी फीचर, डाइवर्जेंट थिंकिंग। मैंने बताया था ना, डाइवर्जेंट का मतलब क्या है, ये होता है डाइवर्जेंट, ठीक है, और ये क्या होता है, कन्वर्जेंट। तो जब डाइवर्जेंट आइडियाज होते हैं तभी क्रिएटिव थिंकिंग होती है, क्योंकि क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि बेसिकली आप औरों से अलग आइडियाज, नोबल आइडियाज, ठीक है, वो होता है। तो लो कॉम्प्रिहेंशन क्रिएटिविटी का तो पार्ट ही नहीं है, कुछ तो समझ ही नहीं आ रहा, लो कॉम्प्रिहेंशन है तो। हाइपर एक्टिविटी, जल्दी 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 सब कुछ करना है। इनअटेंटिवनेस, चलो, in order to address the learner from diverse background a teacher should, लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक टीचर को क्या करना चाहिए, अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे टैकल करने के लिए। अवॉइड टॉकिंग अबाउट द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू डाइवर्सिटी, ड्रॉ एग्जाम्पल फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स, यूज स्टैंडर्डाइज असेसमेंट फॉर ऑल, यूज स्टेटमेंट दैट स्ट्रेंथन नेगेटिव स्टीरियोटाइप, ठीक है। अब वाई सो, देखो यहाँ पे हमने बात करी है इन ऑर्डर टू एड्रेस द लर्नर फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड, ठीक है, डाइवर्स बैकग्राउंड की इधर हम बात कर रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। अब जहां हम यहाँ इसकी बात करते हैं, अवॉइड टॉकिंग अबाउट द एस्पेक्ट रिलेटेड टू डाइवर्सिटी, अगर डाइवर्सिटी के बारे में बात ही नहीं करी तो हमने डाइवर्सिटी को सीधा सीधा डिनाई कर दिया, तो वो चीज़ हम नहीं करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्डाइज असेसमेंट फॉर ऑल, नहीं, क्यों, क्योंकि हर किसी की नीड अलग होगी, डाइवर्स बैकग्राउंड है, ठीक है। देन यूज स्टेटमेंट दैट स्ट्रेंथन द नेगेटिव स्टीरियोटाइप, नेगेटिव स्टीरियोटाइप बढ़ाने की क्या जरूरत है, वो तो हमें डिक्रीज करना है। सो ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग, अब वाई ड्रॉइंग एग्जाम्पल फ्रॉम द डाइवर्स सेटिंग, क्योंकि अगर हम एक डाइवर्स सेटिंग से एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं, सपोज कोई एग्जाम्पल है जो मैं अर्बन और रूरल एरिया के लिए पढ़ा रही हूँ कोई टॉपिक, तो अगर मैंने अर्बन ही एग्जाम्पल दिया, हो सकता है रूरल वाले को समझ में ना आए। अगर मैं डाइवर्स एक रूरल से भी एक एग्जाम्पल ले आई हूँ जिस चीज़ से आप लोग हैबिचुअल हो या आप लोग वो लोग जानते हैं, तो वो समझना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। जैसे सपोज मैंने अपनी ग्रेजुएशन साइंस से की, अब मैं साइंटिफिक एग्जाम्पल उठा के यहाँ रख दूँ, पॉसिबल है? अगर कोई आर्ट वाला बच्चा है तो उसे आर्ट वाला एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो अगर कोई किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा है उसको एड्रेस करने के लिए मल्टीपल एग्जाम्पल्स शुड बी गिवन, अलग अलग एरिया से उठा के। चलो नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय focusing on drill and practice, encouraging fixed process of solving the problem, encouraging use of analogies, generating fear among the student। एनालॉगीज का मतलब होता है सेम चीज, मतलब जो पहले जो सिचुएशन हुई थी वापस वही हो जाए, उसको एनालॉगी बोलते हैं, जिस चीज़ के कैरेक्टरिस्टिक सेम होते हैं तो बोलते हैं एनालॉगी। जैसे पहले पेपर से पहले नहीं पढ़े, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होगी कि सपोज कोई पेपर था और तुमने सोचा लास्ट डे पढ़ेंगे पास कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की बात करें पहली बात तो हम यहाँ, अभी सुनो मेरी बात, पहले मेरी बात सुनो। अब सपोज एनालॉगी क्या होती है कि पहले एक प्रॉब्लम आई क्या कि पेपर से पहले पढ़े ही नहीं और ये सोचा कि लास्ट टाइम पे पढ़ के निकाल लेंगे, नहीं हुआ, फेल हो गए, पहला प्रॉब्लम। नेक्स्ट टाइम सेम प्रॉब्लम अराइज होगी तो क्या वो गलती करोगे, एनालॉगी से समझ लोगे ना कि नहीं मेरे को पहले पढ़ के रखना है, तो वो चीज़ एनालॉगी इसे बोलते हैं। सेम सिचुएशन अराइज होती है वापस, सेम उसमें भी हो सकती है, किसी और पेपर के लिए भी हो सकती है वो अराइज, तो वो होती है एनालॉगी, ठीक है। आंसर देखो इधर, सिंपल सी बात थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालॉगी, पूरा एग्जाम्पल समझाया मैंने, तब भी ये नहीं सोचा कि इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग फैसिलिटेट हो रही है। तो फिक्स्ड का मतलब पता क्या है, इनकरेजिंग फिक्स प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम,
कोई भी प्रॉब्लम आ गई, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, सेम तरीके से सॉल्व कर रहे हो। ये तो नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अगर हम रिजिड या एल्गोरिथम वाली प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो अगर एक बार हमने वो पाइथागोरस थ्योरम सीख ली, कोई भी डाटा है उस पर पाइथागोरस लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो, आंसर आएगा, है ना। तो ये बेसिकली क्या है, फिक्स्ड पैटर्न वो नहीं करता प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम डिफरेंट होती है, उस हिसाब से सॉल्विंग का पैटर्न भी डिफरेंट होता है ना। जैसे वो दोस्त नहीं कह देते चल भाई बाहर चल, कोई नहीं है तो देख लेंगे बाद में, वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो नहीं होता कि बाहर चल देख लेंगे बाद में, नहीं। अभी क्या करना है, उस प्रॉब्लम का सॉल्व निकाल करना है, ठीक है। देन फोकसिंग ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ड्रिल एंड प्रैक्टिस क्या है, ये कोई एल्गोरिथम वाली क्यूब थोड़ी सीख रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नॉट लाइक रूबिक्स क्यूब कि आपके पास एल्गोरिथम है, ड्रिल प्रैक्टिस करोगे तो सेकंड में यू विल बी एबल टू सॉल्व, नहीं। हमेशा प्रॉब्लम अलग आएगी, ड्रिल प्रैक्टिस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो सिर्फ उसके लिए अच्छी है जो आपकी ड्राइविंग स्किल्स वगैरह हैं, उसमें भी। कैरेक्टरिस्टिक्स जिस भी चीज़ की सेम होते हैं उसे हम एनालॉगी बोलते हैं। चाहे सिचुएशन हो, चाहे आपके हाथ पैर हो, जैसे एक ह्यूमन के हाथ पैर दूसरे ह्यूमन से मिलते ही मिलते हैं, तो एनालॉगी ही है। फीचर्स ऑफ एनालॉगी, एनालॉगी के फीचर मतलब फीचर्स की एनालॉगी है। जनरेटिंग फियर अमॉन्ग द स्टूडेंट, बच्चों में डर पैदा कर दो, हाई प्रॉब्लम कोई मतलब ही नहीं बनता सॉल्व होने का, ठीक है। सो एनालॉगी को इंकरेजमेंट मिलेगी, तब जो है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो बढ़ेगी या फैसिलिटेट होगी। चलो, मोटिवेशन टू, अच्छा इसका एग्जांपल बताऊँ, वो वाला क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस का मैं नहीं कह रही थी कि क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस 30 के बाद बढ़ जाता है और फ्लूड कम होता है। मैंने क्या बोला था, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे पास प्रायर एग्जाम्पल्स होते हैं सिचुएशन से डील करने के लिए, है ना, तो नोवल आइडियाज फिर नहीं आते। तो वो उस टाइम पे क्या है, एनालॉगी इतनी आ चुकी है लाइफ में, यू नो कि ये सिचुएशन पहले अराइज हुई थी, तो हाउ टू रिएक्ट टू दैट, समहाउ यू हैव फेस्ड एवरीथिंग, तो उस चीज़ का फर्क आता है। क्लियर। Motivation to learn can be sustained by punishing the child, focusing on mastery oriented goal, giving very easy tasks to the children, focusing on rote memorization. चलो भाई, पनिशिंग द चाइल्ड डिस्करेज करेगा, मारपीट के कुछ नहीं मिलता, बच्चों के साथ प्यार वाला स्वभाव रखें, ठीक है। गिविंग इजी टास्क, फिर वो इजी टास्क है तो उसको जैसे ही आप कोई हार्ड टास्क दोगे उसकी मोटिवेशन लो हो जाएगी कि मुझे कुछ नहीं आता। फोकसिंग ऑन रोट मेमोराइजेशन, नहीं कोई मतलब ही नहीं बनता। सो फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल, सो दैट जब एक एरिया में आप मास्टरी करते हो तो उस एरिया को लेके मोटिवेशन आती है। अगर आपके पास सपोज मेरे पास अभी साइकोलॉजी में है, तो मेरे को साइकोलॉजी का कुछ भी पूछ लो, क्योंकि मेरी मास्टरी है उसमें। सिमिलरली कोई ऐसा सब्जेक्ट, जैसे मैंने बताया था ना कि मोटिवेशन मास्टरी से बढ़ती है, कि कोई एक बार पिक, हल्का सा कोई प्रिक कर दे, मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन अगर कोई ऐसा हो जो मैं ऑलरेडी पढ़ के आई हूँ, खुद पढ़ के आई हूँ, फिर बच्चों को पढ़ाने आ रही हूँ, तो उसमें मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, उस लेवल का मोटिवेशन भी नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को डर रहेगा अंदर कि व्हाट इफ किसी ने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, व्हाट इफ समथिंग लाइक दैट, बिकॉज आई हैव लिमिटेड नॉलेज एट दैट टाइम, ठीक है। तो मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स नहीं है। चलो नेक्स्ट, शेम डैश, नो, हैज नो रिलेशन to cognition, can have negative impact on cognition. It is very effective to motivate the children to learn. Should be generated frequently in teaching learning process. So it will have a negative impact on cognition, क्योंकि अगेन अगर शेम है और गिल्ट वाली फीलिंग है तो क्या होगा, बच्चा हमेशा लो मोटिवेशन में रहेगा, हमेशा सामने नहीं आ पाएगा, सेल्फ कॉन्सेप्ट हिंडर होगा, सेल्फ एफिकेसी उसकी कम होगी, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होगा, ठीक है। सो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा कॉग्निशन पे। नो रिलेशन विथ कॉग्निशन नहीं है, वेरी इफेक्टिव टू मोटिवेट द चिल्ड्रन, डीमोटिवेट कर देगा। शुड बी जनरेट फ्रिक्वेंटली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, नहीं, हमें बच्चों को डीमोटिवेट थोड़ी करना है, पढ़ाना है उन्हें। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत सी टीचर ऐसे पहले करती थी ना, बच्चों को सबके सामने खड़ा होकर थप्पड़ मार दिया है, अब पढ़ेगा ये वाला। हमारी एक टीचर थी इंग्लिश की टीचर थी, और हम हॉस्टलर होते थे, और हॉस्टलर्स के साथ सीन ये होता था कि एट टाइम आपका साइड में ही जस्ट वो था, क्या कहते हैं, हॉस्टल, तो आप लंच में हॉस्टल जाते थे और वहीं से खाना खा के आते थे गरम गरम, ऐसा होता था। तो हम कई बार ऐसा होता था खाना लेट हो गया या हम हॉस्टल से आने में लेट हो गए और नेक्स्ट पीरियड उसी का होता था। 11th क्लास के बच्चों को चाटे मारती थी वो, 11th क्लास के बच्चों को, हम उसके चक्कर में खाना भी जल्दी जल्दी खा के भागते थे कहीं बाहर ही ना पकड़ ले वो शायद अभी भी वहाँ उसी स्कूल में ही काम कर रही है वैसे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग, ठीक है, टीचिंग लर्निंग का सबसे इफेक्टिव मोड कौन सा है? रोट मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट, exploration of relationship between the concept, observation without analysis, imitation and repetition. रोट मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट कोई इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, कोई भी इफेक्टिव नहीं है। जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं लोग रोड मेमोराइजेशन वाला पार्ट, वो इफेक्टिव नहीं है। देन ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस, ऑब्जर्व कर रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई यूज़ नहीं है। इमिटेशन एंड रिपीटिशन कोई भी यूज़ नहीं है। चलो नेक्स्ट, a teacher should analyze the various error made by the student on a given task because first one, she can decide degree of punishment accordingly. Understanding the error are meaningful in the teaching learning process. She can segregate those who made more error in comparison to others. Learning is solely based on the correction of error. Degree of punishment, अच्छा जो सबसे ज़्यादा बेकार परफॉर्म कर रहा है उसको थर्ड डिग्री टॉर्चर देना है, जो डिग्री ऑफ पनिशमेंट देखोगे आप, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पनिशमेंट इधर नहीं मैटर करता। पनिशमेंट तो हम वैसे भी बहुत लीस्ट यूज़ करने की बात करते हैं, जितना ज़्यादा कम हो सके। शी कैन सेग्रीगेट दोज हु मेड मोर एरर्स इन कंपेरिजन टू अदर, क्या ज़रूरत है, एबिलिटी ग्रुपिंग थोड़ी करनी है हमने, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा। लर्निंग सोनली बेस्ड ऑन द करेक्शन ऑफ एरर, नहीं। अंडरस्टैंडिंग एरर आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जैसा कि हम भी बोलते हैं कि टेस्ट कर लो आफ्टर लर्निंग, टेस्ट कर लो जो आपके सही क्वेश्चन है ना, और बी ट्रुथफुल टू योर सेल्फ कि कौन से तुक्के थे और कौन से सही में आते थे। तो जो चीज़ तुक्के की थी उसको भी पढ़ो क्योंकि वो आता नहीं था, और जो क्वेश्चंस गलत गए हैं उसको भी पढ़ो क्योंकि वो भी आता नहीं है वो टॉपिक। जो टॉपिक आता है वो तो आता है, उसमें मास्टरी है, तो उसको साइड रख के एग्ज़ाम के एग्जैक्ट जब पास जाओ 15 दिन पहले तो सिर्फ उनको पढ़ो जो नहीं आता। जो आता है वो तो आता ही है, उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो, it is difficult for the children to learn when the information is presented in disconnected chunks. They are intrinsically motivated. Learning is socially contextualized and content is represented through multiple ways. It is difficult to learn when, आंसर है इधर, इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिस्कनेक्टेड चंक्स। वाई सो, क्योंकि जो डिस्कनेक्टेड चंक्स हैं उनमें लिंक नहीं बन पाता, तो कुछ नॉलेज कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाती। ए बी सी डी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल इसलिए बढ़ाई जाती है कि कुछ कनेक्शन बन सके, ना तो सिर्फ ए बी सी डी रटवा के देखो, नहीं हो पाएगा, ठीक है। इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, ऑब्वियसली ये तो हेल्प करेगा। सोशली कंस्ट्रक्चुलाइज्ड, अगेन हेल्प करेगा। कंटेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटेड थ्रू मल्टीपल वेज में दोगे तो वो भी अगेन आपकी हेल्प करेगा। सो नेक्स्ट, बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज, लर्निंग किस स्टेट में बेस्ट होती है, इसके बाद मैं इसका बेस भी बताऊंगी इस क्वेश्चन का, तो पहले आंसर कर दो फिर बताती हूँ। डर तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे हम अराउजल की। अराउजल की थ्योरी आई थी यर्क डॉडसन लो, ठीक है, यर्की। ये अराउजल के ही बारे में आई थी। इन्होंने बोला था कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ फंक्शनिंग, सॉरी ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल इज नीडेड फॉर द बेस्ट फंक्शनिंग। ये है, जैसे जैसे आपकी परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगी, ये परफॉर्मेंस होगी, ये क्या हो गया। अब अराउजल डजंट मीन कि कोई भी सिर्फ अराउजल की एक्साइटेड, नहीं, अराउजल कोई भी हो सकता है। बॉडी में कोई भी ऐसा रिएक्शन जो नॉर्मल से अलग है वो अराउजल है। सैडनेस इज अराउजल इन इट सेल्फ, ठीक है, अलग तरीके का। बॉडी में अराउजल है, चाहे नाचने का हो, चाहे मोटिवेशन का हो, चाहे गाने का हो, चाहे हैप्पीनेस का हो, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ तक तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हुई। आफ्टर दिस लेवल इट विल डिक्रीज, क्लियर है। तो इसे हम बोलते हैं ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल नीडेड फॉर द बेस्ट फंक्शनिंग, ठीक है। उसके बाद आप कितना भी अराउजल अगर बढ़ा लो, इसे बेसिकली एक ओवर कॉन्फिडेंस के तरीके से देख लो। दिस इज कॉन्फिडेंस, दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस में चीज़ें गलत होती हैं तो परफॉर्मेंस हमेशा डाउन जाएगी, क्लियर है। ये यर्कीज डॉटसन लो है और अराउजल, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अब एक चीज़ और इसमें जाननी है, एक होता है इजी टास्क, एक होता है लो टास्क, है ना, इजी और डिफिकल्ट।
ये हो गया हमारा इजी टास्क, ये हो गया हमारा डिफिकल्ट टास्क, है ना। इजी और डिफिकल्ट टास्क। अब इसमें क्या होगा, जब टास्क इजी होगा तो हम थोड़े से हाई अराउजल पे भी ऑप्टिमल फंक्शनिंग करेंगे, और जितना डिफिकल्ट आपका टास्क होगा, कर्व शिफ्ट हुआ, तो दिस इज द डिफरेंस। अगर इजी टास्क है तो हाई अराउजल पे भी हम सही परफॉर्म करेंगे, थोड़े से हाई से, ठीक है, मॉडरेटली हाई से हल्का सा हाई, ठीक है। और अगर डिफिकल्ट हुआ तो हमें हल्का सा लो ज़रूरी है अराउजल, क्योंकि जब लो होता है तो हम चीज़ों को ज़्यादा क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, एंड दैट इज़ नीडेड फॉर द डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि डिफ़िकल्ट टास्क यूजुअली वो होता है जो हमने पहले नहीं करा होता। अगर हम एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो हमने पहले नहीं करा है, सो यू हैव टू रीड इट, यू हैव टू क्रिटिसाइज इट, वो दिमाग में चलना चाहिए अच्छे तरीके से, उसके बाद यू कैन टेल, है ना। और सिमिलरली कोई क्वेश्चन जो पहले टॉपिक पढ़ा हुआ है प्रैक्टिस के साथ, देन हाई अराउजल में भी यार इसका तो ये आंसर है, बस यू डोंट हैव टू प्रोसेस इट फर्दर, वो ऑलरेडी सेटेड है। तो इस वजह से इजी के लिए थोड़ा सा हाई अराउजल भी चल जाता है, लाइट हाई नॉर्मल से, और इसके लिए थोड़ा लो चलता है फॉर द डिफिकल्ट टास्क। क्लियर है। इसको मोटिवेशन भी मान सकते हैं, लो मोटिवेशन, हाई मोटिवेशन। हाईली मोटिवेटेड अगेन कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस का पार्ट है। चलो आगे चले। क्लियर हुआ है, यक्स डॉटसन लो क्लियर हुआ। तो यर्कीज डॉटसन बोलते हैं, यक्स डॉटसन। Constructivist view of learning suggests that children dash construction of their on knowledge. First one is have no role to play, are solely dependent on adults, play an active role in, or solely dependent on textbooks. No role play पॉसिबल ही नहीं है, बच्चा ही तो नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहा है। सोली डिपेंडेंट ऑन अडल्ट नहीं, बच्चे की अलग अलग सोच होती है भाई, बच्चा वो वर्ड बोल देगा जो माँ ने सिखाए भी नहीं होते या किसी और ने भी नहीं सिखाए होते, ठीक है। देन प्ले एन एक्टिव रोल, यस, तभी तो कंस्ट्रक्टिविज्म है। देन सोली डिपेंडेंट ऑन टेक्स्ट बुक। So next, which one of the following belief is good for learning? First one is ability to improvable, ability to fix, ability is fixed, efforts don't make any difference, failure is uncontrollable. Good for learning कौन सा है? ठीक है, एबिलिटी इज फिक्स्ड, अगेन ये क्या है, गलत है, अगर फिक्स्ड है तो गलत है। एफर्ट्स डोंट में एनी डिफरेंस, करते हैं भाई। फेलियर इज अनकंट्रोलेबल, नहीं। अब इस पे एक थ्योरी और कर लो, जूलियन रॉटर की थ्योरी है, रॉटर की थ्योरी है, जूलियन रॉटर की थ्योरी है, ROTTER, जूलियन आगे है, ठीक है। अब ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी आपको किसके लिए बताती है, ये बोलती है लोकस ऑफ कंट्रोल, ठीक है, लोकस ऑफ कंट्रोल के बारे में ये बताएगी, ठीक है। लोकस ऑफ कंट्रोल बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जो हमें कंट्रोल कर रहा है। देर आर टू टाइप ऑफ पीपल, सम ऑफ देम आर इंटरनल। अब लोकस ऑफ कंट्रोल कैन बी इंटरनल, कैन बी एक्सटर्नल। जब हमें ऐसा लगता है कि हमारी सारी चीज़ें एक्सटर्नल फैक्टर्स ही डिसाइड करती हैं, कि वो सब चीज़ें कंट्रोल कर रही है, मैं कितना ही पढ़ लूँ मैं पास हो ही नहीं सकता क्योंकि किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही, एक्सटर्नल है, किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही, मेरी मेहनत पूरी है, गलती किस्मत की है, भगवान नहीं चाहता मैं पास हूँ, ठीक है। सो ऐसे लोग क्या होंगे, हर एक चीज़ के लिए बाहर वाली चीज़ों को बोलेंगे, इस वजह से वो, हाँ। देन इंटरनल वाले, मेरी वजह से, पर्सनल डिस्पोजिशन, ठीक है, जो इंटरनली ही चीज़ों को डिस्पोजिशन कर दे कि मेरी वजह से या मेरे रीजन से वो वाली चीज़ें हुई हैं। अब देख ये वाला था, अब देखो ये वाला था ना, फेलियर इज अनकंट्रोलेबल, ये कौन कह सकता है, जिसका लोकस ऑफ कंट्रोल बाहर हो। वो क्या कह रहा है, मेरी कोई गलती नहीं है तो अनकंट्रोलेबल है, होना ही है, फेल तो मैंने, चाहे मैं कितना ही पढ़ लूँ, ठीक है। देन एफर्ट्स डोंट मेक एनी डिफरेंस, मैं कितना ही कुछ कर लूँ फर्क नहीं पड़ रहा, ये कौन कह रहा है, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। एबिलिटी इज फिक्स्ड, ये कौन है, इंटरनल है पर गलत है, बल्कि ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल ही है ये भी।
क्योंकि वो क्या कह रहा है कि एबिलिटी फिक्स्ड है, मैं कितना भी मेहनत कर लूँ वो नहीं बढ़ेगी। और ये क्या है आपका इंटरनल है कि एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, चलो ठीक है इस बार मेरे नंबर कम आए क्योंकि मैंने ये यूनिट नहीं करी थी या ये मेरा रह गया था, यहाँ मेरी गलती थी, अगली बार दोबारा दे के देखता हूँ। तो दैट इज व्हाट इंटरनल वाला। अब एक चीज ये होती है कि जब इंटरनल कंट्रोल वाला ज्यादा होता है ना, एलओसी वाला, लोकस ऑफ कंट्रोल किसी का, तो ऐसे लोग थोड़ा वो भी होते हैं कि कॉन्शियस ज्यादा होते हैं और इंटेंसिकली मोटिवेटेड होते हैं। और एक्सटर्नल वाले हमेशा बाहर वालों के हिसाब से चलते हैं, जैसे दोस्त जिनको कंट्रोल कर लेते हैं, चलो बाहर घूमने चल रहे हैं, और पर्सन चला गया, उसका मन नहीं है, उसका घर पे काम पड़ा है लेकिन वो घूम रहा है, सब एक्सटर्नली है कंट्रोल्ड उसका सारा, इंटरनली उसकी कोई अप्रोच नहीं है अपने आप को लेके। हाँ, तो ये चीज़ें जो है वो एक्सटर्नल कंट्रोल वाले के पास होती है, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो ये चीज़ें चलती हैं। क्लियर है रॉटर्स थ्योरी? चलो नेक्स्ट। conceptual understanding among the student is likely to improve in the setting which emphasize on competition, textbook centric pedagogy, frequent examination, inquiry and dialogue. So conceptualized understanding among the student is likely to improve in the setting which emphasize on. यहाँ बात किसकी करें? conceptual understanding की। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे को concept समझाने आते हैं, आई एम नॉट गुड विद फैक्ट्स। फैक्ट्स ठीक है मेरे को आते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा लर्निंग के बाद आते हैं जब वो बिल्कुल यूज टू हो जाते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई आई एम नॉट गुड विद हिस्ट्री एज वेल। ठीक है, अब अगर ये वाली बात है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो कॉम्पिटिशन्स की वजह से बढ़ सकती है। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन, इंक्वायरी एंड डायलॉग, कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करना, है ना, दो बच्चों को बिठा दो, भाई डिस्कस करो फ्रीडम क्या है ना, कि कोई कॉन्सेप्ट है वो क्या है, तो इंक्वायरी एंड डायलॉग तो वो उस तरीके से चलेगा। क्लियर है? चलो आगे। तो ड्यूरिंग अ टास्क साइना इज टॉकिंग टू हर सेल्फ अबाउट वेज शी कैन प्रोसीड ऑन द टास्क। According to Lev Vygotsky, the idea of language and thought, the kind of private speech is a sign of, ठीक है, तो दिस इज सेल्फ रेगुलेशन। ये आपकी जो स्पीच है ये लैंग्वेज का पार्ट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट का। ठीक है, जो आपका इसके थ्रू चलता है, ये अभी करानी है मेरे को थ्योरीज। ठीक है, तो कॉग्निटिव इमेच्योरिटी नहीं, ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिज्म का कॉग्निटिव इमेच्योरिटी होती है जब हमारे पास इतने स्कीमास नहीं होते। ईगोसेंट्रिज्म होता है कि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझते, जो बेसिकली आपका पियाजेट ने दिया है। तो आपका लेव वायगॉट्स्की जहाँ पे आया वहाँ पियाजे वाली ये तो हटाई दो। देन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं, ये एबनॉर्मल में आता है। अब हम बात करेंगे सेल्फ रेगुलेशन वाली स्पीच की। तो दो स्पीच की थ्योरी आई थी। ठीक है, फर्स्ट वन से जो आपकी क्या कहते हैं प्याजे ने दी थी। प्याजे ने बोला था कि पहले जो स्पीच होती है वो आपकी कैसी होती है, महिमा बताओ, बताओ भाई कैसी होती है स्पीच, पहले करा रखी है मैंने थ्योरी। ठीक है, एक आई थी पियाजेट की, हाँ, दूसरी आई थी, किसकी आई थी? तो इन्होंने स्पीच की थ्योरी दी थी। इन्होंने बोला कि सबसे पहले एक इनर स्पीच होती है जो हमारे दिमाग में चलती है एक तरीके से, और उसके बाद वो आपको बाहर देखने को मिलेगी। इनर से वो क्या हो जाएगी? आउटर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म पे ध्यान देते हैं। अब इन्होंने ये बोला पियाजे ने कि वायगॉत्स्की ने ये बोला कि पहले जो स्पीच है वो आउटर होगी। ठीक है, जैसे सेल्फ रेगुलेशन के लिए जो वो यूज करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी कौन सी स्पीच इन्होंने बताई थी? प्राइवेट स्पीच। ठीक है, प्राइवेट स्पीच है, उसको खुद ही जानता है वो क्या बोल रहा है। बच्चे नहीं करते, अरे अब मैं ये कर लूंगा उसके बाद में ये करके वो करके, वो बच्चा बात कर रहा है अपने आप में, नोबडी नोज। तो दैट्स अ पार्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच। उन्होंने बोला कि यहाँ से आउटर है, आउटर से वो क्या होती है? इंटरनलाइज्ड। ठीक है, और इंटरनलाइज होके वो क्या होती है? वो थ्रू आउट द लाइफ हमारी दिमाग में चलती रहती है, जैसे हम अभी खुद से बात करते हैं ना, तो दैट इज दैट स्पीच ओनली। हाँ, तो वो आउटर से आपकी इनर पे आ गई है। तो इन्होंने बोला था कि आउटर भी जो है वो भी रेगुलेट करेगी, सेल्फ रेगुलेशन करेगी। ठीक है, जो हम 7 से 8 साल के अराउंड आप अंदर की तरफ वो डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, वो इनर होती चली जाती है धीरे धीरे। और इन्होंने क्या बोला कि ये जो इनर स्पीच है, ठीक है, या उसके बाद जो बाहर एक इन्होंने ईगोसेंट्रिक स्पीच दी थी।
ठीक है, ईगोसेंट्रिक स्पीच। अब ईगोसेंट्रिक स्पीच जो है वो सारी क्या है, मीनिंगलेस है, इनका कोई मतलब नहीं है, बस वो बोल रहे हैं। ठीक है, और बाद में क्या है, ये जो इनर स्पीच थी, जो हमारे थॉट्स हैं वो हमारे क्या है, बाहर आ गए, और वो क्या बन गई, आउटर स्पीच आपकी बन गई। इन्होंने बोला इंटरनलाइज हो गई, इन्होंने क्या बोला, बाहर आ गई। सो ये दो थ्योरी है लैंग्वेज की। ठीक है, लेमन टर्म में इतना पता होना चाहिए कि किन्होंने बोला अंदर से बाहर और किन्होंने बोला। ठीक है, सो ये चीज़ याद होनी चाहिए। ठीक है, बाकी इसकी एक बार थ्योरी वाली वीडियो देख लेना, वरना मैं करा दूंगी। ठीक है, 29th, इवेल्युएशन प्रैक्टिसेस शुड एम एट लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट, सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट फॉर एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड एंड रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई अचीवर्स फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। लेबलिंग स्टूडेंट नहीं, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ जाएगा। देन सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ग्रुप्स, नहीं। आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, करेक्ट। आइडेंटिफिकेशन हाई अचीवर, individual differences in development of children can be attributed to heredity only, environment only, neither heredity or environment, interplay of heredity and environment। मुझे तो बोलने दो। ठीक है, चलो। तो here the answer will be the interplay between hereditary and environment। तो यहाँ पे पूरे 30 क्वेश्चन थे जो विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व हो गए। जो बीच में कोई थ्योरी ऐसी लग रही थी उससे रिलेटेड, वो मैंने करा दी है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट अब जो हम करेंगे, एक लैंग्वेज थॉट वाली हमारी बची है, वो दोबारा कर लेंगे। उसके अलावा जो अब चीज़ करेंगे वो हम क्या करेंगे, 500 MCQ की पूरी सीरीज। ठीक है, 500 CDP के ऊपर। आई ट्राई कि मैं 50 एक में कवर करा दूँ, 2 घंटे की प्रॉपर सीरीज। ठीक है, PYQs वगैरह, और उसमें ऐसे नहीं कि सिर्फ इसके इसके होंगे। CDP, हाँ CDP जो है ओवरऑल नहीं, CDP प्लस पेडागोगी, पेडागोगी इंक्लूड कर लेंगे। कोई थ्योरी उससे रिलेटेड होगी तो वो भी करा दूंगी, और सिर्फ CTET के नहीं, जो स्टेट वाले हैं उनके भी उसमें इंक्लूड कर दूंगी। ठीक है, आ जाएंगे, बड़े प्यार से आ जाएंगे इसमें। हाँ, अभी भी 2 ही गलत थे। इसके 30 क्वेश्चन थे, आई गेस तुम्हारे कितना, 25 अबो तो दोनों का स्कोर ही रहा है। ठीक है, 25 अबो तो दोनों का ही रहा है। तो आपका भी जो स्कोर हो वो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर दीजिए। आज की प्रैक्टिस हम यहीं एंड करेंगे। इसके बाद 500 MCQ की सीरीज जो है हम वो लेकर आ रहे हैं, जिससे आई कैन गारंटी कि CDP तो प्रॉपर 30 मार्क्स के साथ आपका क्लियर हो ही जाएगा, अलॉन्ग विद द डिस्कशन एंड एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, मी अंजलि कौशिक।